welcome to this session of Indian Constitution Polity. आज का लेक्चर धुरंधर होगा, इलेक्ट्रीफाइंग होगा, एनर्जेटिक होगा, आपको मजा आएगा। टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कोई नागरिक बन सकता है भारत का और कब नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत की। क्लियर? मैं बताना एक बार फिर से चाहूंगा कि the modes of acquiring citizenship and modes of losing citizenship are not given in constitution itself. Constitution authorizes the parliament to make such laws and accordingly parliament made the law under article 11. It made the law, the Citizenship Act 1955. Shall we proceed? और बताता हूं आपको, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, जबकि जो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है कई ऐसे हैं, कोई स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन अलग और ड्यूअल सिटीजनशिप देते हैं कई आर्टिकल्स, कई कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अमेरिका में है ड्यूअल सिटीजनशिप, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस ओनली सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है जी। Let me now share my screen with you people so that I can make you understand the things in a better way. Okay? I hope my screen is visible to you all. Here it is. Shall we start? तो जी ये देखिए, टॉपिक है 1955 का ये एक्ट, द सिटीजनशिप, The Citizenship Act, the Citizenship Act of 1955, जो कहता है 3 मोड्स के द्वारा नागरिकता खत्म हो जाएगी 3 तरह से, और 6 मोड्स के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। 6 मोड्स कौन से हैं? पहले की बुक्स में आपको केवल 5 मोड्स की बात होगी, पर असम अकॉर्ड को काउंट कर ले तो 6 मोड्स बच जाते हैं और 3 मोड्स ऐसे हैं जिससे नागरिकता खत्म हो जाती है। ये कौन कौन से हैं? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। बाय डेप्रिवेशन। सबसे पहले कैसे नागरिकता एक्वायर होगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है जी। ये देखिए, ये मोड्स कौन कौन से मोड्स हैं एक्विजिशन के। सबसे पहला है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये 5 मोड चलते हैं। क्लियर? उसकी स्पेसिफिकेशंस, डेट्स, क्लॉजेस डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली ये 5 ऑल ओवर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती है। कैसे कोई भारत का नागरिक बन सकता है? सबसे पहले आता है बाय बर्थ। बाय बर्थ सीधी सी बात है, और दूसरा साथ ही बताऊंगा, और दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट, बाय बर्थ। बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 3 है। ये सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट है, ये 4 है। क्लियर? और बताता हूं, बाय बर्थ का मतलब ये है, इस लॉ में बार बार अमेंडमेंट हुई और बार बार चेंज आया। ओल्ड लॉ तो पहले बस ये कहता था अगर कोई भारत की धरती पर पैदा हुआ है, जो इंडियन सॉइल पर पैदा हुआ है, बॉर्न इन इंडिया, प्लस अगर उसका फादर भारतीय नागरिक है, वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन। हमारी कंट्री में 99% लोग जो भारत के नागरिक है वो इसकी वजह से है, क्योंकि पैदा भी भारत में हुए और जब पैदा हुए तब फादर वाज इंडियन सिटीजन। पर ये युग इक्वालिटी का युग है, नारी क्यों पीछे रहे। अगर फादर इंडियन नहीं है पर मदर इंडियन है और जन्म यहां हुआ है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए इस रूल को चेंज किया गया और फादर और मदर कर दिया गया, लिख दिया गया। 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? बॉर्न इन इंडिया। सबसे मेन तो ये चीज है, बॉर्न ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। Second, either father or mother should be an Indian citizen. Third, बाद में ऐड की, वो क्या था? None of the parents shall be
एन इलीगल माइग्रेंट इनटू इंडिया, इलीगल तरीके से अगर कोई भारत में घुस आया है, ठीक है, बिना वीजा के अगर कोई इंडिया में है, जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश से बहुत लोग तारामुंडी से निकल के इंडिया पहुंच गए। रोहिंग्या इशू, रोहिंग्या के बारे में पता है? कौन है रोहिंग्यास? रोहिंग्यास कौन है? रोहिंग्यास के बारे में आपको बताना चाहूंगा। रोहिंग्या ज्यादातर तो मुस्लिम्स ही है, लेकिन कुछ हिंदू रोहिंग्या भी होते हैं। ये रोहिंग्या है कौन? बर्मा कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और अंग्रेजों के ही अंडर था। जब अंग्रेजों का राज था यहाँ पर इंडिपेंडेंस से पहले, तब बर्मा वाज पार्ट ऑफ इंडिया। कई कहानियां और गाने आपने सुने होंगे, ठीक है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है, याद है? सताती है नहीं, पता नहीं, एक गाना फेमस है। फिर दूसरा, जिसने इतिहास पढ़ा है वो जानता है, बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल किंग, जिसके नाम पर सन 57 की क्रांति हुई। रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे वाला जो रिवोल्ट था, टोपे वाला, बेगम हजरत महल वाला, वो रिवोल्ट सन 57 की क्रांति, वो बहादुर शाह टू यानी बहादुर शाह जफर को फिर से राजा बनाना, दिल्ली के तख्त पोस्ट पर बिठाने के लिए हुआ था। समझ में आया? तो उसके नाम पर रिवोल्ट हुआ था। हालांकि उसने रिवोल्ट नहीं किया, वो बहुत बुरा था उस समय पर बाकी राजाओं ने, खासकर लक्ष्मीबाई ने उसका नाम यूज किया था, ठीक है। और उसने कहा ठीक है, मुझे राजा बनाने के लिए तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ, बस उसे इतना बोल दिया था, ठीक है। रिवोल्ट को क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सजा क्या मिली? He was sent to रंगून, और फिर पूरी उम्र उसके चारों बेटों को तोप के साथ बांधकर ब्लास्ट कर दिया, मार दिया गया। क्लियर? और अब उसका कोई वंशज नहीं बचा, ठीक है। हालांकि दिल्ली में एक चाय वाला आज भी क्लेम करता है कि मैं उसका इलीगल चाइल्ड का चाइल्ड हूं। समझ में? इलेजिटिमेट चाइल्ड का चाइल्ड, यानी कि लाल किला वैसे मेरा है, ठीक है, चाय अच्छी बनाता है, ठीक है जी। क्लियर? तो केस पेंडिंग है अभी भी, ओके। तो मेन बात ये है कि रंगून यानी कि पूरा बर्मा, रंगून वाज द कैपिटल, ठीक है, बर्मा वाज पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडियंस कई थे जो वहां आते जाते रहते थे, पर जब आजाद हो गया बर्मा, तब लोग माने नहीं उन्हें, क्योंकि रिश्तेदार वहां रह रहे थे, वो इलीगली वहां चले आते थे। और कई तमिलियंस वहां गए, कई साउथ इंडियंस वहां जाके सेटल हो गए, कुछ नॉर्थ इंडियंस भी वहां जाके सेटल हो गए, एज ए लेबरर्स दे यूज्ड टू गो देयर। समझ में आया? और बाद में इंडियन इकोनॉमी डेवलप ज्यादा हुई, रंगून की, बर्मा की इकोनॉमी डेवलप हुई, वहां आ गई गरीबी। समझ में आया? अब जो बर्मा के ओरिजिनल लोग थे, उन्होंने कहा ये इलीगल तरीके से यहां जो आए इनको निकालो यहां से। ज्यादातर लोग ये वो थे जो बांग्लादेश से आए थे, थाईलैंड से और इंडिया से आने वाले कम थे, तो इनको एक ही जगह पर कन्फाइन कर दिया गया। ये रोहिंग्या जगह का नाम है। सही समझ में आया? बर्मा की रोहिंग्या जगह पर सबको बंद कर दिया। और फिर जब मारे देते इनको, हिटलर ने भी तो कितने यहूदियों को, ज्यूज को मारा ही था, 60 लाख, 6 बिलियन को मार दिया। इनको मारे देते, तो इनके ऊपर अत्याचार हुए, इनको मारना शुरू हो गए। ये जान बचाकर भागे कहां? जहां से आए थे, बेसिकली बांग्लादेश। बांग्लादेश वाले कहते यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो हम तो पहले गरीब है, निकलो निकलो यहां से निकलो। कुछ साल ये बांग्लादेश रहे, फिर वहां से मार मार के इनको भगाया गया, निकाला गया। तो इनमें से कुछ लोग थाईलैंड चले गए, कुछ इंडिया आ गए। इंडिया वाले कहते यहाँ कहां से आ गए, बड़ी मुश्किल से हम थोड़े से डेवलप हुए हैं, ठीक है, अब तुम्हें तो यहाँ घुसने नहीं देंगे, तुम निकलो यहाँ से। अब ये बांग्लादेशी है या बर्मीज है, बस ये रोहिंग्या है, ओके। तो ये है रोहिंग्या का रेस। असम में बहुत घुसा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बहुत घुसा है, तो इनको निकाला जा रहा है। समझ में आया? जो तो बहुत ही लंबे समय से बांग्लादेशी यहाँ रह रहे थे, तो फिर भी हमने असम रिकॉर्ड के अंतर्गत नागरिकता दे दी, बाकी को नहीं देंगे, तो इनको हम निकाल रहे हैं। यूएनओ कहता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है, अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल, नॉट कमीशन, पहले कमीशन होता था। ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहती है ये वो लोग हैं दुनिया का, ये वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है। कोई कंट्री इनको एक्सेप्ट अडॉप्ट करने को तैयार नहीं। कोरोना फैला तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इनको शिप्स में भर भर के एक टापू पे छोड़ा है, वहां रहो। समझ में आया? और वो टापू ऐसा है जहां पर अक्सर बाढ़ आती है और सब बह जाता है। हो सकता है बह जाए,
खत्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे बुरा जिनके साथ हो रहा है वो है रोहिंग्यास। ओके, अब हमने तो अपना देखना है, दुनिया ठेका तो नहीं लिया हुआ, ऑफ कोर्स, है ना जी, पहली बड़ी गरीबी है, और गरीबों को कैसे एक्सेप्ट कर ले, तो हमने रूल बना दिया, अगर चाहे आप भारत की धरती में पैदा हुए हो, चाहे फादर या मदर में से एक इंडिया का सिटीजन है, पर अगर दूसरा पेरेंट अगर इलीगल माइग्रेंट है तो बच्चे को नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गए तीनों? चलू में आगे, चलू में आगे। अब ये देखो ये रूल्स कैसे लिखे हुए हैं, ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। रूल्स क्या क्या है? पहला, बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए। डेट्स है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987। अगर आपका जन्म इस डेट से इस जन्म के बीच में हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, तो दो कंडीशन है सर। पहला born in India, ठीक है, a person born in India on or after this date but before this is a citizen of India by birth irrespective of the nationality। सबसे पहला रूल क्या था? born in India। दूसरा रूल क्या आया? फादर मदर वाली बात आ रही है। अब देखो, अगर आप 1 जुलाई के बाद पैदा हुए तब आपको सिटीजन ऑफ इंडिया तब मानेंगे जब ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद एक और रूल आ गया, none of the parents should be an illegal migrant, is not an illegal migrant। मगर इसमें एक और बात भी है, फॉरेन डिप्लोमेट्स, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस, उनको उनके बच्चों को नागरिकता देनी नहीं। अगर एनिमी एलियन का बच्चा है, यानी कि जब जंग चल रही थी पाकिस्तान से, उस समय में कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ था, उससे उसका जो बच्चा है उसको नागरिकता नहीं दी। फॉरेन डिप्लोमेट्स जो यहाँ उनके बच्चों को यहाँ की नागरिकता बाय बर्थ नहीं देती, चाहे वन ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन। इज माय पॉइंट क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी बच्चे का पूछ रहे तो मैं आगे जा रहा हूँ। यस सर। पूछो सर। आपने बताया था कि जो रोहिंग्यास हैं उसमें सर कुछ हिंदूज भी हैं और बहुत कम मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदूज भी बहुत कम है उसमें, लेकिन हैं। तो सर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था सर, उसमें उनको तो नागरिकता मिलेगी ना? हम क्या, बिल्कुल, हम नॉन मुस्लिम, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से कहीं से भी आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। क्योंकि हर कंट्री के अंदर एक मेजॉरिटी होती है। पाकिस्तान में इस्लामिक लोग जो है वो मेजॉरिटी में है, तो जिसकी वजह से बहुत एनजीओ और सरकार को फेवर करती है। हिंदूज को कहाँ पे फेवर कर रहा है? कोई कहीं पर भी नहीं। तो कोई तो देश हो, एक भी कंट्री नहीं है, एक भी कंट्री नहीं है, ये ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये सेक्युलर प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर इन फेवर ऑफ दिस अमेंडमेंट। जो नहीं फेवर कर रहे वो ज्यादातर कौन है? माइनॉरिटी, इस्लामिक, ठीक है जी। ओके, और आगे चलते हैं। फिर आता है बाय डिसेंट, ठीक है। अगर जन्म भारत से बाहर हुआ है, अब मान लो यही लड़का है यश, ये घूमने गया बाहर, समझ में आया, और वहां पर एक लड़की से इसको प्यार हो गया, शादी कर ली, छोटा यश इस दुनिया में आ गया, ठीक है। क्या छोटे यश को भारत की नागरिकता मिलेगी? वो भारत की धरती में पैदा नहीं हुआ, मिलेगी? फॉरेनर लड़की से शादी हो चुकी है इसकी, वो अब देखो फादर की रगों में भारतीय खून दौड़ रहा है, मदर फॉरेनर है, ठीक है। तो वो चाहे तो सेक्शन 4 यानी कि बाय डिसेंट भारत की नागरिकता एज अ मैटर ऑफ राइट पा सकता है। समझ में आया? अब मान लो कि ये दोनों वहां सेटल हो गए, बच्चे के साथ रह रहे हैं, तीनों मियां बीवी खुश है। थोड़े टाइम के बाद इसकी सारी हरकतें जब देखी लड़की ने, इसको लात मार दी, कहता मेरा बच्चा भाग गया से, ठीक है। यश अपनी जान बचा कर वापिस आ गया, बच्चा वहां, बच्चे की मां भी वहां, ठीक है। बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, ऑफ कोर्स बच्चा अपने बाप पर जाएगा,
तो हरकत ही बाप जैसी। तो माँ ने उस बच्चे को भी छोड़ दिया, निकल घर से बाहर। अब बताओ वो बच्चा कहाँ है? जाहिर सी बात है अपने डैडी के पास हिसार आएगा, इंडिया में इसका हिसार, ठीक है। तो इस कारण से एक लेजिटिमेट क्लेम करता है, बनता है जूनियर यश का कि वो भारत की नागरिकता पाए। समझ में आया? क्यों? उसकी रगों में भारतीय खून दौड़ रहा है। अब इसमें कंडीशंस क्या होगी? born outside India but at the time of birth either of this पहले तो था फादर, पहले था सिर्फ फादर कि फादर शुड बी इंडियन सिटीजन, लेकिन बाद में क्या कर दिया? either of the parents should be Indian citizen at the time of birth। मगर 2004 में एक और रूल आ गया कि वहां पे एम्बेसी में यश को चाहिए था लिखवाता कि मेरा बेटा हुआ है। समझ में आया? और मैं इसकी नागरिकता इंडियन रखना चाहता हूँ। ये देखो, unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year। अब ये थोड़ा पैदा होते ही भाग जाएगा, तो खुशियां मनाएगा, बेटा हुआ है, पहला बेटा, तो 1 साल का टाइम मिलेगा। फर्स्ट हैप्पी बर्थडे यश याद रखना, आपको फर्स्ट बर्थडे से पहले ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और अगर बता कई बार तो with the permission of the central government after the expiry of this same period भी हो सकता है। ऐसा नहीं आपके बेटे को हम नागरिकता नहीं देंगे और फिर आपको स्पेशल परमिशन नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आ गया? अब an application for registration of the birth of a माइक ऑफ रखो बच्चों। विशाल माइक ऑफ करो। नेक्स्ट shall be accompanied by undertaking writing, और जब ये अप्लाई करेगा साथ में इसको ये भी लिख के देना होगा, अंडरटेकिंग देनी होगी, एफिडेविट देना होता है from the parents of such minor that he or she doesn't hold passport of another country, कि हमने किसी और देश की नागरिकता इसकी नहीं ली है, किसी और का पासपोर्ट नहीं है और ये भारत का नागरिक इसको हम बनाना चाहते हैं। Further, a minor who is a citizen of India by virtue of descent and is also a citizen of any other country, अगर किसी और कंट्री का सिटीजन भी है तो वहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी जैसे यहाँ की मिलती है। shall cease to be a citizen of India if he doesn't renounce the citizenship of nationality within 6 months of full age। 18 साल का हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर बच्चे को फैसला लेना होगा कौन सी नागरिकता उसको रखनी है, इंडिया की या बाहर वाली। अगर बाहर वाली नहीं छोड़ी तो ऑटोमेटिकली इंडिया वाली खत्म हो जाएगी। समझ में आया? ये बता देना। ओके, चले आगे। अब आता है बाय रजिस्ट्रेशन। उससे पहले मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा। ये अभी मैंने आपको 2 प्रिंसिपल्स बताए हैं, सिटीजनशिप बाय बर्थ और सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ऑल ओवर वर्ल्ड देयर आर 2 प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। एक तो खून का रिश्ता और एक मिट्टी का रिश्ता, लॉ ऑफ सॉइल, लॉ ऑफ ब्लड। इसे हम कहते हैं जस सोली। जस सोली, जस का मतलब है लॉ, सोली का मतलब है सॉइल, यानी क्या बन गया? लॉ ऑफ सॉइल। और दूसरा होता है जस सैंग्विन। जस सैंग्विन, SANGUIN, जिसमें जस का मतलब लॉ ही हो गया, ठीक है, और सैंग्विन का मतलब हो गया ब्लड, यानी लॉ ऑफ ब्लड। अब आप बताओ जो सैंग्विन पर कौन सा आधारित है और जो सोली पर कौन सा आधारित है? बिल्कुल, बाय बर्थ जो है वो जो सोली पर आधारित है और बाय डिसेंट जो है वो लॉ ऑफ ब्लड पर आधारित है, जो सैंग्विन पर आधारित है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप। चले आगे। चलो, ये तो हो गए ये 2 प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद एक मूवी आई थी रिफ्यूजी। वो किस एक्टर की डेब्यू मूवी थी? 2 की एक्टर मूवी थी, एक्ट्रेस। करीना कपूर एंड अभिषेक बच्चन सर। बिल्कुल सही जवाब, कितनी अच्छी नॉलेज है आपकी।
उसमें एक गाना था, ठीक है, कि ये पक्षी, पानी, हवा, ये कोई बॉर्डर्स नहीं देखते। समझ में आया? अगर किसी पक्षी को पाकिस्तान से उड़ के इंडिया में आ सकता है, माइग्रेटरी बर्ड्स चंडीगढ़ आते हैं, इंडिया आते हैं, आम बात है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं, देयर आर नो बॉर्डर्स, पर इंसानों के लिए बॉर्डर्स है। समझ में आया? क्यों है? हमसे अच्छे तो पक्षी हुए, फिर तो इकोनॉमिक रीजन, हमसे अच्छे तो पक्षी हुए। तो इश्क, प्यार, मोहब्बत बाउंड्री नहीं देखता। अगर शादी ही करवा ली, ठीक है, यश ने अगर फॉरेन लड़की से शादी करा ली, तो इसमें इसका क्या कसूर? क्या प्यार बाउंड्री देखते हैं? समझ में आया? घूमने गया था, वहां की लड़की से प्यार हो गया, ठीक है, ये वापिस आ गया, वो आई नहीं। समझ में आया? अब ऑफ कोर्स मियां बीवी का साथ रहने का अधिकार है, ठीक है, तो उसने यहां इंडिया आना अप्लाई किया। हमने क्या दिया कि भाई यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ में आया? क्या उसका इंडिया की नागरिकता पाने का राइट बनता है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है? फिर चाहे वो लड़की नाइजीरिया से ही क्यों ना हो, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी कंट्री, गरीब हो, अमीर हो, रेस हो, कुछ नहीं चलना इसमें। पाकिस्तानी है तब क्या हुआ? पाकिस्तानी लोग के इंसान नहीं होते? अब इसकी जो वाइफ है वो नाइजीरिया से है, तो क्या वो इंसान नहीं है? सीधी सी बात है कि अगर एक बच्चे के माँ बाप जहां रह रहे हैं, बच्चे का माँ बाप के साथ रहने का अधिकार बनता है। माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन को एज अ मैटर ऑफ राइट नागरिकता मिलेगी। सोनिया गांधी बेस्ट एग्जांपल, इटली से थी, ठीक है, मगर इंडियन सिटीजन राजीव गांधी शादी की, उसका राइट बनता है भारत की नागरिकता पाने का। यहां आए, 5 साल रहे, नागरिक बनेगी। पहले 5 साल पीरियड होता था। समझ में आया? तो माइनर चाइल्ड का अपने पेरेंट की कंट्री यानी इंडिया में आकर यहां आके नागरिकता पाने का अधिकार है। मैरिज करके यहां आ गए तब भी पाने का अधिकार है। ये नेचुरल राइट्स है। मैं क्यों रिफ्यूजी फिल्म का एग्जांपल दिया? वहां पर उस गाने के अंदर, उस गीत के अंदर नेचुरल लॉ स्कूल का जिक्र हुआ। दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉ, लॉ ऑफ नेचर। कुदरत कहती है कि बच्चा मां के साथ ही खुश रहेगा और मां भी बच्चे के बिना नहीं रह पाएगी। मियां बीवी का साथ रहना बनता है। समझ में आया? तो मोर लेजिटिमेट क्लेम सेक्शन 5, लेसर लेजिटिमेट क्लेम सेक्शन 6। यानी मोर लेजिटिमेट क्लेम आसानी से नागरिकता दे दो बाय रजिस्ट्रेशन, ज्यादा टफ कंडीशन से लगा के नागरिकता दो बाय नेचुरलाइजेशन। इनका नेचुरल या मोर लेजिटिमेट क्लेम नहीं बनता तो इनको नागरिकता मिलेगी अंडर नेचुरलाइजेशन। इसी कंडीशन टफ है, और जिसके लिए कंडीशन हमने इजी बना रखी है वो कौन सा है? सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा लेजिटिमेट क्लेम किसका? बाय बर्थ और बाय डिसेंट। वो कैटेगरी 1 है। वो तो पैदा ही भारत में हुआ, क्यों नहीं मिलेगी भारत की नागरिकता? जिसके अंदर खून भारतीय है, क्यों नहीं मिलेगी नागरिकता? कोई यहाँ पे रहने का कंडीशन दिया, पहले इतने साल रहोगे फिर मिलेगा, पर यहाँ बाय रजिस्ट्रेशन है। उससे कंपैरेटिवली एक लेवल कम लेजिटिमेट क्लेम है। क्या पता शादी कागज बनवा रखे हो? नाइजीरिया वाली लड़की ने भारत की नागरिकता पाने के लिए यश को फंसा लिया। एक बार यश के साथ यहाँ आई, नागरिकता पाई और कहा यश अब तुम भाग यहाँ से, बाय बाय। ऐसा होता है। कनाडा जाते हैं लोग, शादी करके कागज बना के जाते हैं और वहां पे लड़का अलग लड़की अलग, सिर्फ नागरिकता पाने के लिए शादियां करते थे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऐसा होता था। समझ में आया? तो ऐसा ना हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करके सिटीजनशिप ना पाले, इसके लिए हमें 5 इयर्स का पीरियड बनाना पड़ा। क्लियर? ओके फाइन, और आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर होता है ये पूरा काम। नागरिकता देना, पासपोर्ट जो बनते हैं वही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। क्लियर? तो अब इसमें एक नहीं कई क्लासेस हैं। ये कौन कौन सी क्लासेस हैं आप लोगों के सामने? देयर आर टोटल 7 क्लासेस। पहला, अगर कोई पीआईओ है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन,
जो कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इंडिया में 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। 7 साल रहो, मिलेगी भारत की नागरिकता। क्लियर? सेकंड, पहले ये 5 साल होता था, फिर 7 साल कर दिया गया। ओके, देन अगर पीआईओ हो और ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड यानी कि इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, इन 3 देशों को मिला दो तो बन जाता है अनडिवाइडेड, अखंड भारत। वैसे अखंड भारत में तो अफगानिस्तान भी आया था, किसी समय में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा होता था। तो मोदी जी का सपना एक बार फिर अखंड भारत का है। समझ में आया? यानी कि बाउंड्रीज खत्म करो, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा, पूरे बांग्लादेश पे कब्जा, पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा। हाँ जी, ये हिमांशु जी का सपना है। नेक्स्ट ठीक है। वो पीआईओ हु इज ऑलरेडी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस ऑफ फिर मैरिज करके यहाँ आए हैं और यहाँ पर रहते हैं आप, ठीक है, 7 years, तब भी। देन माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, देन 18 साल का बंदा हो चुका, साउंड माइंड है, बाकी सारी कंडीशंस बराबर है, तब भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपनी एज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी when either of his parents was earlier citizen of independent India and is already resident in India for 12 months, 12 महीने यहाँ रहेंगे प्लस पेरेंट्स यहाँ थे बिफोर बिगिन एप्लीकेशन, ठीक है। पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई, ये बाद में आया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बताता हूँ क्या है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा, व्हाट इज डायस्पोरा? भारतीय मूल के वो लोग जो भारत को छोड़कर किसी और मुल्क में गए और जाके वहां पर बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप फिर भारत आए, आपको आपकी मातृभूमि आवाज दे रही है, ठीक है, और आकर यहां एफडीआई यानी कि इन्वेस्टमेंट करो, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जिस प्रकार भारत के सच्चे सपूत, फादर ऑफ द नेशन, साउथ अफ्रीका से आए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपनी एक लुक्रेटिव प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट छोड़कर साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गए थे अपनी मातृभूमि की सेवा करने। आपको भी आपकी मातृभूमि वैसे ही बुला रही है, वापस आओ, ठीक है। सिर्फ किस लिए? यहां इन्वेस्टमेंट करो, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेटर प्रोटेक्ट करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे तुम्हारे लिए, जो तुम्हें चाहिए अच्छा कारोबार करने के लिए वो सब कुछ तुम्हें यहां देंगे, ठीक है। खुद सीएम तुम्हारे साथ बैठेगा। समझ में आया? हम मनाएंगे हर जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और जितने प्रवासी हैं उनको बुलाएंगे, ठीक है, और कॉर्डियल रिलेशंस बनाएंगे टॉप ऑफिसर्स, टॉप आईएएस ऑफिसर्स और टॉप पॉलिटिशियंस के साथ, ताकि आपकी कोई फाइल यहां रुके नहीं। बस आप क्या करो, अपनी इन्वेस्टमेंट करो, इंडस्ट्री लगाओ, फैक्ट्रियां लगाओ यहां, ताकि यहां के लोगों को मिले एम्प्लॉयमेंट और तुम कमाओ पैसा। यहां मिलेगी तुम्हें चीप लेबर एंड स्किल्ड लेबर। बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे सीए हैं, सब कुछ है यहाँ। कब? और इसके लिए हमने 9 जनवरी 1915 को जब वापस आए थे महात्मा गांधी, उस डेट को देखते हुए 7 जनवरी से 9 जनवरी 1915 हमने मनाना स्टार्ट कर दिया प्रवासी भारतीय दिवस, टू अट्रैक्ट पीआईओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनको हम बनाकर देते थे पीआईओ कार्ड, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ठीक है जी। और जिसको पीआईओ कार्ड मिल जाएगा उसको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, उनकी प्रॉपर्टी बेटर सेफगार्ड होगी, कोई दबा नहीं सकता उसकी प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार आकर बैठ गया तो 6 महीने के अंदर खाली होगी प्रॉपर्टी। क्लियर? फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, आम हिंदुस्तानी का आम कोर्ट में चलेगा, लेकिन एनआरआई की प्रॉपर्टी खाली होनी है तो केस का चलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ठीक, समरी मैनर में काम करेंगे, ठीक है। दूसरा, उनके बच्चों को हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रेफरेंस मिलेगी, एनआरआई कोटा, एनआरआई सीट मिलेगी। बस फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी, डॉलर में पैसे आएंगे, लेकिन
IITs, IIMs, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी ऐसी यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तीसरा फायदा, ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर एडमिशन आसान नहीं होता। और तीसरा फायदा, आपको कोई वीजा लगवाने की जरूरत नहीं, आपको कार्ड बना के दे दिया, जब भी इंडिया आना हो बस कार्ड दिखा दिया करो, हमारे पास PIO कार्ड है, आपको वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ इंडिया। ये सारे 3 बेनिफिट दिए, मगर एक नहीं दिया, एक नहीं दिया। क्या नहीं दिया? राइट टू वोट नहीं दे सकते, क्योंकि लीगली आप सिटीजन नहीं हो। लीगली हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप कैसे है? सेंटर की और स्टेट की। कुछ कंट्रीज 2 कंट्री की नागरिकता भी अलाउ कर देती है, हमारी भी रख लो, किसी और की रख लो, हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का उसके 2 मतलब है। पहले तो स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी देश की सिटीजनशिप, और देश की सिर्फ एक ही देश की मिलेगी, अगर किसी और देश की लोगे तो यहाँ की नागरिकता खत्म। तो ये है भारत की सिंगल सिटीजनशिप, जिसकी एक ही 2 मतलब है, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप एंड नो सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ना तो आप कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, ना ही आप वोटिंग राइट्स। क्लियर? सर हमारे रिलेटिव्स ना जर्मन में हैं, ठीक है, 20 साल से रहे, बट अभी भी उनका राइट टू वोट इंडिया है, ये कैसे? देखिए जी, आपको अलाउड होता है। हाँ हाँ, अगर एक इंसान किसी और देश में चला गया, समझ में आया? अब जैसे यश की वाइफ थी, वो नाइजीरिया से यहाँ आई थी, ठीक है, पर उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी। कहते हैं चाहे इंडिया बेटर है, पर मुझे तो अपना नाइजीरिया देश ही पसंद है, मैं यहाँ पर चाहे 50 साल तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अपनी नागरिकता मेंटेन करूंगी इंडिया की। सानिया मिर्जा, यस, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी प्लेयर से शादी तो की, मगर आज भी अपनी नागरिकता मेंटेन कर रही है इंडिया में। मोर फैंस इन इंडिया, समझ में आया? तो वो नागरिकता यहाँ की या तो मेंटेन कर रहे हैं, या फिर शायद आपको पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जर्मनी की नागरिकता ले ली, उनका पासपोर्ट है अब जर्मन, यहाँ किसी ने सरकार को बताया नहीं कि वोट काटो। समझ में आया? वोट कटवानी पड़ती है, और ये उनकी ड्यूटी बनती है, वो यहाँ भारत सरकार को बताएं कि हम किसी और कंट्री की नागरिकता ले चुके हैं, ठीक है, इसलिए हमारा वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया जाए ना। वोट कटवाने के पैसे मिलते नहीं तो टाइम कट जाते हैं। क्यों टाइम खराब करें? फायदा क्या हुआ कटवाने का? इसीलिए कटवाते नहीं। समझ में आया? ओके, और आगे चलते हैं। सर जब 370 थी तब उस टाइम पे जम्मू कश्मीर वालों धारा 370 जब तक थी तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप मिली हुई थी। दिस वाज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, पर वैसा नहीं। क्लियर? सर हाँ सर, जैसे कोई भी शादी करके बाहर से यहाँ पे लेके आता है, तो सर क्या वो नेम चेंज कर सकता है उसका? जैसे एंटोनिया माइनो ने सोनिया गांधी कर दिया, कोई भी यशव भी वाइफ का नाम चेंज करा सकता है, ठीक है, आप खुद अपना नाम चेंज करा सकते हो, कोई भी कोई और नाम चेंज करा, कोई रूल ही नहीं है सर, कभी भी करा सकते हैं, कभी भी। ठीक है जी। नेक्स्ट, a person shall be deemed to have Indian origin if he or either of his parents was born in undivided India। ठीक है, अब PIO वर्ड का मतलब क्या है? अभी अभी हम डिस्कस करके आए PIO। अब PIO वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, तो वो क्या है? देखो जहां जहां PIO वर्ड यूज कर रहे थे हम, ठीक है, तो PIO पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? एक इंसान को इंडियन ओरिजिन का समझा जाएगा अगर या तो खुद पैदा हुआ, या फिर either of his parents were born, ठीक है, in such other territory which became part of India, या तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, या फिर किसी ऐसी जगह पैदा हुए जो बाद में इंडिया का पार्ट बन गई। फॉर एग्जांपल हरप्रीत बताएगी हमें। या तो उसके पेरेंट, देखो PIO आपको कब माना जाएगा? इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न या वाज बोर्न, कोई भी पेरेंट वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया क्या है? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह पर पैदा हुए थे उसके कोई एक पेरेंट या वो खुद जो बाद में इंडिया का पार्ट बन गया। फॉर एग्जांपल हरप्रीत कल बताया था जो बात गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, समझ में आया? ओके, कई प्रिंसिपल स्टेट्स भी बाद में बनी है, कश्मीर,
क्लियर? चले आगे और आगे चलते हैं। फिर बाय नेचुरलाइजेशन, अब एक पॉइंट रह गया नेचुरलाइजेशन ऊपर वाला, ये देखो, the above categories of persons must take an oath, इसे कहते हैं oath of allegiance। oath of allegiance की मैं भारत के संविधान में आस्था रखूंगा या रखूंगी, समझ में आया? ओके, एंड आई अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? क्योंकि आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं ना, तो हमारे संविधान यानी हमारे सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो हमारा आईन है, हमारा संविधान केवल एक लॉ नहीं है, वो हमारे दिल की भावना है। हम चाहते हैं ऐसा देश बने जहां सब बराबर हो, जहां सबको न्याय मिले, जहां सबको आजादी मिले, जहां ये सब कुछ हो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेचुरलिज्म, लेसर लेजिटिमेट के कोई काम धंधे के लिए यहाँ आया है, क्वेश्चन बाय काम पूछिए। रजिस्ट्रेशन में जैसे अभी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ इंडिया में, हुआ पेरेंट्स डिवाइडेड इंडिया के पैदा हुआ, बच्चा इंग्लैंड चला गया पढ़ने, उसके बाद वो आके जब क्लेम करता है कि मैं बच्चा यहाँ पैदा हुआ, हाँ, और बाद में चले गया, 13-14 साल बाद पीआईओ तो बन गया ना। हाँ जी, आगे सर मतलब पैदा होने से यही हो गया, बस जब पैदा हुआ तब ईदर ऑफ द पेरेंट्स वाज इंडियन सिटीजन, तो अब उसका क्लेम बन गया इंडियन सिटीजनशिप, ही कैन एक्वायर बाय बर्थ। समझ में आया? ओके, चले आगे और नेक्स्ट सर बोलिए। सर क्लॉज सी में था कि अगर मैरिज हो जाए किसी इंडियन सिटीजन से, हाँ, तो उसके बाद 7 साल ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में होने के बाद वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए मूव कर सकते हैं। बिल्कुल तो उस दौरान वो सर वीजा पे रहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल जी, वीजा पर रहेंगे। ओके, 7 साल से पहले फिर वो सिटीजनशिप ले ही नहीं सकते। अगर विदाउट वीजा है तो उसको हम इलीगल माइग्रेंट बोलेंगे। ओके, समझ में आया? उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सर अगर कोई इंडियन रेजिडेंट जाके यूएस में शादी कर ले किसी से और उसकी वाइफ इंडियन सिटीजन बनना चाहे, तो उसको 7 साल रहना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं किसी को भी रहना पड़ा था, मतलब 5 साल कंडीशन होती थी। ओके ओके, हाँ जी सर, प्रोसीड करें। हाँ जी। चलो और आगे चलते हैं। अगर किसी की डिलीवरी एरोप्लेन में होती है फिर पहले होता था जज डिवाइडेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझदार। पहले होता था, अब हो गया। जैसे वो जो जिस भी फ्लाइट में हम हैं या फिर नहीं, जहाँ पे nautical miles। वहाँ पे ये ऐसा एक आधे के साइज या जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ तो जगह कौन सी है जो उड़ रहा था वो? एयर स्पेस। हाँ जी, बोलो, आप बोलो। Yes, yes. अब ये खत्म हो गया, पहले था तो शायद। अब देखो, सवाल ये आया है कि जब यश अपनी वाइफ के साथ नाइजीरिया में था, तभी उसने पूछा। अब जब बच्चा बिल्कुल पैदा होने की स्टेज पर आ गया, तब उनके दिमाग में आइडिया आया कि जूनियर यश का को जन्म नाइजीरिया में दिलवाना, उसको इंडिया लेकर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल डिलीवरी की स्टेज नजदीक है और अब कभी भी बच्चा हो सकता है। ऐसे में यश ने और इसकी जो वाइफ थी मिस नाइजीरिया, उसको उन दोनों को इंडिया में आने का अब रिस्क ले रहे हैं वो। तो अब पहले तो उन्हें ये चॉइस करनी है, बाय एयर आना है या बाय वाटर आना है। एरोप्लेन में हो गया बच्चा पैदा, करवा रहे हैं। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, अब बहुत जल्दी लगी हुई है। पहले ये फैसला करो, बाय एयर आ रहे हो बाय वाटर आ रहे हो? बाय एयर, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, जल्दी आ जाएंगे। तो यश ने फैसला किया बाय एयर जाएंगे, पैसे की कमी नहीं है, जड़िया काम अच्छा चलता है। ठीक है जी, तो बाय एयर आ रहे हैं। ओके, अब इन द प्लेन डिलीवरी हो गई। ठीक है जी, अब दो बातें यहां से एकांत कहता है ये देखा जाएगा जब बच्चा पैदा हुआ उस समय प्लेन जो उड़ रहा था वो इंडिया के ऊपर था, नाइजीरिया के ऊपर था, पानी में था। अगर पानी में था तो 12 नॉटिकल माइल्स नाइजीरिया वाले थे या फिर इंडिया वाले। यहाँ टेंशन पड़ी हुई है बच्चे की, ना डॉक्टर ना नर्स। अब ये हिसाब लगाएंगे एग्जैक्ट कितने बजे पैदा हुआ था, पूछो क्रू से कि उसे प्लेन कहा था। ऐसे नहीं होता है, पहले बच्चे को देखो, किसी की टेंशन ही खत्म, सीधा आरसी देख लो, सीधा आरसी देखो। जैसे स्कूटर की आरसी होती है, बाइक की आरसी होती है, वैसे हर प्लेन की भी आरसी होती है।
कि वो रजिस्टर्ड विद इंडिया है या नाइजीरिया। अगर तो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में हुआ है तो वो इंडिया में पैदा हुआ माना जाएगा। अगर नाइजीरियन एयरलाइंस, सस्ती टिकट लियो ठीक है, तो माना जाएगा कि नाइजीरिया में पैदा हुआ है। समझ में आया? नॉटिकल माइल्स के चक्कर में नहीं पड़ेगा सर। फीता ले में माइल्स ना पड़ेगा। सर ठीक है जी। अगर वो नाइजीरिया जा ही नहीं रहा था, वो जा रहा था किसी और कंट्री में और वो दूसरी कंट्री का प्लेन था, तो उसी तो हम ये मान के चलते हैं बॉर्न आउटसाइड इंडिया। तो फिर उसके अगर जैसे बांग्लादेश एयरलाइंस बहुत सस्ती एयरलाइंस है, उसी लिए बहुत सस्ती होती है, तो जो अमेरिका और इंग्लैंड के जहाज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो हम खरीद लेते हैं जब वो कबाड़ी को देने होते हैं उन्हें। फिर जब हम यूज करके कबाड़ी को देते हैं तो वो बांग्लादेश वाले आते हैं। इसी कारण से बांग्लादेश के प्लेन्स आवाज ज्यादा करते हैं, ठीक है, 4 साल पुराने होते हैं। तो मान लो इसने गोल्ड टिकट ली थी, ठीक है, नाइजीरिया से आया था इंडिया, समझ में आया? तो माना जाएगा बॉर्न आउटसाइड इंडिया। ओके, अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड इंडियन, ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज हर ऑनलाइन वाला बच्चा भी सुनना चाहता है। पूछिए सवाल। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड इंडियन है, वो रहते बाहर है और वो उसकी वाइफ इंडिया में आके प्रेग्नेंट, मतलब वो डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, वो बच्चा बॉर्न इन इंडिया। हाँ, अब ये करना चाहिए था। वो जो मदर है वो अमेरिकन है। अच्छा, वो अमेरिकन बना दिया नहीं चालू है। दोनों हस्बैंड वाइफ अमेरिकन है। गोरा काला नहीं देखा करते, दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ। अब से अमेरिकन। ओके, नेक्स्ट। दोनों बाहर रहते हैं यूएसए में, दोनों यूएस में रह रहे हैं, और वैसे वो हस्बैंड इंडियन है। इंडियन हस्बैंड, वाइफ अमेरिकन, और दोनों वहां रह रहे हैं। बच्चा कहाँ पैदा हुआ? इंडिया। बच्चा इंडिया आया, तो बॉर्न इंडिया, फादर इंडिया, बाय बर्थ इंडियन सिटीजन बन गए। जब हमें ये देखना है बच्चा जब पैदा हुआ कहाँ पैदा हुआ, पहले बॉर्न इंडिया है, जो सोली लगाओ। फिर देखो ईदर ऑफ द पेरेंट्स वाज इंडियन सिटीजन, हाँ। फिर देखो नन ऑफ द पेरेंट्स वाज इलीगल माइग्रेंट। अब ये देखेंगे आपकी अमेरिकन वाइफ का वीजा था या नहीं था। अगर अमेरिकन वाइफ वीजा लेके इंडिया आई हुई है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बॉर्न इंडिया, ईदर ऑफ द पेरेंट्स वाज इंडियन सिटीजन, थर्ड नन ऑफ द पेरेंट्स वाज इलीगल माइग्रेंट। जो सोली सेक्शन 3 बाय बर्थ नागरिकता देंगे आपके बच्चे को। नेक्स्ट, और कुछ चलो मैं आगे। सर जस्ट सेकंड कौन सा इस चैप्टर को यश तो कभी नहीं भूलेगा। चलो आगे, नेशनलाइजेशन जस्ट सेकंड कौन सा सेक्शन में आते हैं? जो सेक्शन 4 है, ठीक है जी। ये सेक्शन 4 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट है। अब आ गया नेचुरलाइजेशन। जैसे कि चलो पहले ये पढ़ा देता हूं, ठीक है। पहला, इलीगल माइग्रेंट, अगर तारों के नीचे निकल के कोई आ रहा है, ठीक है, रोहिंग्या वगैरह जैसे, उनको तो नागरिकता देनी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आ गया? हाँ, जो वीजा लेके यहाँ आए हैं उनको बाय नेचुरलाइजेशन हम दे सकते हैं अगर रिक्विजिट कंडीशंस पूरी होंगी। वो टफ कंडीशंस है। तो इसी पहला क्या, पहले देखो ए बी और सी, जो ये पॉइंट जो ए बी सी जी, ठीक है जी, ये कंडीशंस है। और ये कंडीशन थोड़ी आपको क्या क्या है। विवेक बच्चा रो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ये देखो जी, ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और ये कंडीशंस क्या है? ई एफ जी, यानी 7 कंडीशंस फुलफिल होंगी तब हम देंगे उसको भारत की नागरिकता। और ये कौन कौन सी कंडीशंस है? पहला देखो जी, ही इज नॉट सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। अगर वो किसी ऐसे देश से बंदा आ रहा है जिस देश में भारतीय लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती, तो हम भी नहीं देंगे। टिट फॉर टैट, याद रहेगा, जैसे को तैसा। तुम हमारे बंदों को बंदा नहीं मानते, हम तुम्हारे बंदों नहीं मानेंगे। हम किसे कम है? क्लियर? ही इज, पहली कंडीशन ये है, he should not be coming from any such country where Indians are prevented from becoming subjects or citizens of that country. अगर वो हमें नहीं देते नागरिकता तो हम उन्हें नहीं देते। दूसरी चीज पर आ जाओ, अगला सर जी। हाँ, ए का कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर आप प्लीज? ये होता क्या है कि जब किसी से हमारे हॉस्टाइल रिलेशंस चल रहे होते हैं तब कई बार इस कंडीशंस आ जाती है, ठीक है जी।
पाकिस्तान के साथ भी हमारे केवल होस्टाइल रिलेशंस है, आजकल चाइना से होस्टाइल रिलेशंस है, ठीक है। अगर वो अपने नेशनलाइजेशन एक्ट में चेंज कर देते हैं कि हम इंडियंस को नहीं देंगे, तो हम भी नहीं देंगे। समझ में? तो दुबई में किसी को भी सिटीजनशिप नहीं मिला, ऑल ओवर वर्ल्ड ओनली देते हैं। हाँ, दुबई वाले नागरिकता देते नहीं, तो हम भी देते ना उनको। दुबई वाले भारतीय लोगों को नागरिकता नहीं देते, हम उन्हें नहीं देते। समझ में आ गया? ओके, हाँ जी सर। नेक्स्ट अगला लेते हैं। फिर दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, अगर वो किसी और देश का नागरिक है तो पहले वहां की छोड़ो फिर यहाँ की देंगे। आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के आनी पड़ेगी, क्लियर? क्योंकि आप दो कंट्री के नागरिक साथ साथ नहीं रह सकते। थर्ड पॉइंट देखो क्या है। ओके, वो आके यहां रहता है, दैट ही हैज either resided in India or been in the service of the government of India or partly one and partly other throughout the period of 12 months। जब वो अप्लाई करता है उससे पहले वाला 1 साल यानी 12 महीने वो इंडिया में रहे, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करके, जैसे मानो इंडियन गवर्नमेंट में काम कर रहा है और उसकी ड्यूटी लगा दी हमने खुद ने चाइना में, जैसे कॉन्सुलेट में डिप्लोमेट बना के भेजा हुआ है, तो वो नौकरी तो भारतीय कर रहे हैं ना। अब जैसे कि पीस कीपिंग फोर्सेस में भेज दिया, यहां से पीस कीपिंग फोर्स, जैसे पुलिस ट्रेनिंग भी होती है। चंडीगढ़ पुलिस के कई, मेरे एक दोस्त है लखवीर सिंह जी, ही इज एसएचओ इन चंडीगढ़ पुलिस, तो वो भी कुछ साल निकाल कर आए हैं, कहां पर, ठीक है, यूएनओ में। तो है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय, लेकिन वो इंडिया में रहे नहीं काफी साल, कहां रह के आए, यूएनओ। समझ में आया? तो ऐसे ही हो सकता है कि बंदा इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में कहीं बाहर रह रहा हो, तो दोनों चीजें मिला के 1 साल होना चाहिए, क्लियर? तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ये वाला 12 महीने, इससे पहले वाला 14 साल का जो पीरियड है, उसमें से कम कितने साल इंडिया में रहना जरूरी है? इस 12 महीने से पहले वाले 14 सालों में मिनिमम 11 इयर्स आप इंडिया में रहे होने चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। समझ में आ गया? यानी घूमने भी पता जाएगा, कभी या यूरोप चला गया घूमने, कभी स्विट्जरलैंड चला गया, यहाँ बैंकॉक चला गया, हांगकांग चला गया, समझ में आया? तो महीने गिने जाएंगे, दिन गिने जाएंगे। तो रेगुलर 12 महीने यहाँ रहो, और 12 महीने से पहले वाले 14 सालों में से 11 साल इंडिया में रहा हो, यानी ज्यादातर इंडिया में रहा हो, ठीक है? प्लस उसका कैरेक्टर ठीक हो, प्लस कोई एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय भाषाओं की सूची कहां दी हुई है? 8वां शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं। और एक लाइन और पढ़ाना चाहूंगा आपको। पहले ये देखो यहां पर ये the central government may on application grant a certificate, पहले तो may वर्ड, चाहे तो दे चाहे ना दे, shall नहीं है, a certificate of naturalization to any person if he possesses the following quality, यानी कि all, ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी, यानी कि 12 महीने रहना ही पड़ेगा, 12 महीने से पहले वाले 14 सालों में 11 साल रहना पड़ेगा, प्लस भारतीय भाषा भी कोई आनी चाहिए, समझ में आया? प्लस गुड कैरेक्टर भी होना चाहिए, ओके? लेकिन ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये भारत सरकार वेव ऑफ भी कर सकती है। कि बता कहता रहा तो यहाँ पे जी, पर मेरे घर पे वो हिंदी बोलते हैं, सारे अंग्रेजी बोलते थे जी, समझ में आया? इसलिए बस लैंग्वेज नहीं आती, बाकी सब कुछ है। तो अगर उस इंसान का अच्छा नाम है इन द फील्ड ऑफ साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, इफ ही हैज गिवन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, नाम है उसका, जो मैंने बोला, ये देसी बात करती मैंने, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर उसकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस रही है इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स, तो इनमें से कोई 1, 2, 3 या सारी की सारी कंडीशंस वेव ऑफ कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 12 महीने कम से कम यहां रह के फिर ही अप्लाई होगा, इस कंडीशन को भी वेव ऑफ किया जा सकता है। इज माय पॉइंट क्लियर? ओके। एस्कॉट्स हॉस्पिटल में एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, जो पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इंडिया में हुई थी,
ठीक है, उसके लिए जो डॉक्टर यहाँ आया था, इंग्लैंड से आया था, उसको हमने ये वादा किया था आप इंडिया आ जाओ, पहले ही दिन आपको भारत की नागरिकता दे देंगे हम बाय नेचुरलाइजेशन। क्यों? फील्ड कौन सा है? साइंस। उस बंदे का साइंस में डिस्टिंग्विश सर्विस है, समझ में आया? दूसरा, पूरी उम्र आपके ऊपर कभी कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स वेवर मिल जाएगा, समझ में आया? तो ये इस तरह से हम करते हैं कि ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिले। इसी तरह से हमने मैडम इंडियन रेड क्रॉस वाली लेडी, बोलो, लेडी जिसको पीस के नोबेल प्राइज मिला, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के लिए भी कई कंडीशन पे वर्क करते, समझ में आया? क्यों? उनका पीस क्या है? वर्ल्ड पीस में उनकी डिस्ट्रिब्यूट सर्विस थी, समझ में आया? और आगे चलते हैं, अगला है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत ने किसी और भूमि पर कब्जा कर लिया तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली बन जाएंगे भारत के नागरिक। बंदे क्या कसूर? अगर भारत ने कब्जा कर लिया, जैसे गोवा, जैसे दमन एंड दीव, जैसे दादरा नगर हवेली, मैं याद है कल मैं बता दिया था, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली दोनों मिला के अब एक यूनिटी बन गई है। क्लियर है? ओके, और आगे चलते हैं। हाँ जी सर, अगर पाकिस्तान में कब्जा कर लिया तो सर सारे पाकिस्तानी भी इंडियन नेशनल, बिल्कुल सही। जब अखंड भारत होगा तो करेंगे, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे तो सारे पाकिस्तानी इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। और कुछ? चले आगे, नेक्स्ट स्पेशल। हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। सर अगर जैसे पाकिस्तान से वॉर हो और हम आधी टेरिटरी उनकी ऑक्यूपाई कर पाए, तो क्या हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को सिटीजन मानेंगे या जितना हमने पार्ट कब्जा किया है सिर्फ उतने लोगों को? जिसपे कब्जा किया बस वही होगा। सर प्रोजेक्ट तो कर ही सकते हैं नहीं यार, धक्का नहीं करना यार, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। ठीक है, असम में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी आकर रहने लगे और अब से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत स्टार्टिंग से 1960s में काफी आ गए थे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वहां के लोकलाइट से शादी कर ली, फिर आगे उनके बच्चे हो गए, ठीक है, वो भी यहाँ सेटल हो गए, तो सबको एकदम से निकालना पॉसिबल नहीं था। वहां एक मूवमेंट चली कि जो इलीगली इंडिया में आए, घुस आए हैं बांग्लादेशी लोग, उनको निकाला जाए। क्लियर? तो उसको देखते हुए हम एक असम अकॉर्ड हुआ था। ठीक है, ये बड़ा विवादित मुद्दा है, तो इसको देख लेते हैं जरा। ये देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 ने ऐड किया ये फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, बाय द असम अकॉर्ड। ओके, ऑल PIOs who came to Assam before 1st Jan 1966 from Bangladesh and who have been already residents in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizens। जो तो 1 जनवरी 1966 से पहले आ गए और तब से इंडिया में रह रहे हैं, वो सारे भारत के नागरिक माने जाए। समझ में आया? बांग्लादेश से आए। और अगला जो 1966 1 जैन के बाद आया, लेकिन आ गया 25 मार्च 1971 से पहले। कहां से आया? बांग्लादेश से असम में आ गया। एंड ऑर्डरली रेजिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री। उसको इतनी आराम से नागरिकता नहीं दे रहे। कैसे दे रहे हैं हम? Who has been detected to be a foreigner shall register himself. Such a registered person shall be deemed to be a citizen of India for all purposes as from the date of expiry of a period of 10 years from the date of detection as a foreigner। जब उसको पकड़ लिया कि ये तो बांग्लादेशी है जो भारत में रह रहा है और वो आया है 1/1/1966 से 1975 के बीच में, तो वो जिस दिन डिटेक्ट हुआ है उसके बाद 10 साल के बाद उसको नागरिकता मिलेगी अगर वो यहाँ पे रह रहा है उतने टाइम। क्लियर? बट इन द इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 years he shall have the same rights and obligations as a citizen। और उन 10 सालों के पीरियड में भी उसको राइट टू वोट है। समझ में आया? ओके फाइन, समझ में आ गया। फुल नागरिकता उसको 10 साल के बाद जब पकड़ा गया उसके बाद से। इन 6 तरीकों से एक बंदा क्या कर सकता है? भारत की नागरिकता क्लेम कर सकता है। अब आता है हाउ कैन वन लूज
सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सर अभी प्रेजेंट में जो पीओके वाले और सीओके वाले उनके पास कहाँ की सिटीजनशिप? पीओके और सीओके जो वहाँ के लोग चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अच्छा उनके पास सिटीजनशिप कहाँ की है? पीओके वाले पाकिस्तान के नागरिक है, सीओके वाले चाइना के नागरिक है। मतलब सर उनके पास इंडियन की कोई सिटीजनशिप नहीं है। ओके तो साइलो वाले हैं। देखिए अब जैसे कुछ लोगों को हमने असाइलम दिया हुआ है, जैसे दलाई लामा। असाइलम क्या होता है? नॉट ओनली शेल्टर, पॉलिटिकल रिफ्यूजी को जब हम शेल्टर प्लस प्रोटेक्शन देते हैं उसे हम असाइलम कहते हैं, ठीक है। तो उस बंदे की मर्जी है कि वो भारतीय नागरिकता एक्सेप्ट करे या ना करे। पर हम देते नहीं, हम नहीं देते। हमें सिर्फ दो चीजें दी है, प्रोटेक्शन और शेल्टर। तो वो पॉलिटिकल रिफ्यूजी, अब वो उसकी मर्जी है ना। अगर वो अप्लाई करता है तो इसमें कौन से हेड में करेगा? तो उसके नीड्स पूरे होने चाहिए। हाँ, नेचुरलाइजेशन में अप्लाई करता हूँ, सारी चीजें बेवकूफ करने की ताकत रखते हैं, पर रियलिटी में पॉलिटिकल रिफ्यूजीज कभी भी अपनी ओरिजिनल कंट्री की नागरिकता खत्म नहीं करते, फिर तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी रहेगा ही नहीं। तख्ता पलट जब हो जाता है तब अक्सर ऐसा होता है, जैसे तिब्बत का हुआ, तख्ता पलट हो गया, जिनका राज था उन सबको गुलाम बना दिया और चाइना कब्जा हो गया। दलाई लामा अपनी जान बचा के वहां से आ गए और सबसे बड़े लीडर थे उसमें तिब्बती लोगों के। समझ में आया? तो वो अपनी नागरिकता क्या खत्म हो गई? तिब्बत देश ही खत्म हो गया। तिब्बत देश तो चाइना देश बन गया। समझ में आ गया? चलो और आगे चलते हैं। तो कागजों में तो अभी वो तिब्बत का सिटीजन है, पर तिब्बत देश ही नहीं बचा। हम रिकॉग्नाइज करें तिब्बत इज अ सेपरेट कंट्री एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, और ऑल ओवर वर्ल्ड ज्यादा यही बात है चाइना का पार्ट है। क्लियर? और आगे चलते हैं। तिब्बत में से एक रोड निकालनी थी चाइना वालों ने, जिसका फायदा तिब्बत वालों को बहुत ज्यादा होना था और चाइना को तो बहुत ही ज्यादा होना था, ठीक है। उन्होंने वहां के राजा, वहां की सरकार को रिक्वेस्ट की कि तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, सारा खर्चा चाइना का होगा, चाइना रोड बनाएगी, बनाने दो, ठीक है। और चाइना के लेबरर्स को अंदर घुसने के लिए अलाउ किया तिब्बत की सरकार ने। ना सिर्फ लेबर को अलाउ किया बल्कि मशीनों को, सामान को, गाड़ियों को, सबको अलाउ किया। अब उन लोगों को हेल्थ सर्विसेज देने के लिए डॉक्टर्स आए चाइनीज, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस आई चाइनीज, ठीक है। अब कई बार चाइनीज आर्मी को भी आना पड़ा उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। फिर वो कहता हम जाएंगे नहीं यहाँ से, हम यहीं रहेंगे, तुम भागो यहाँ से, तिब्बत भागो। समझ में आया? इस तरह से उस सड़क के बहाने तिब्बत पर कब्जा या चाइना में महंगी पड़ी वो सड़क किसको? तिब्बत को, उनका देश ही खत्म हो गया। नेक्स्ट, चाइना ऐसे करता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आजकल वो सड़कें बना रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। थैंक्स टू यश, आज कोई बोर नहीं हो रहा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बाय रेनंसिएशन। रेनंसिएशन वर्ड जो बना है वो बना है रेनाउंस। रेनाउंस, रेनाउंस वर्ड का मतलब है वॉलंटरली गिविंग अप, खुद ही छोड़ देना, बेवकूफ कर देना। अगर एक आदमी ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी डिक्लेयर कर देता है कि मैं अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ रहा हूं, तो ठीक है, छोड़ दे भाई, अलाउड है, ठीक है। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको, दैट पर्सन सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन हमेशा नहीं। इफ सच अ डिक्लेरेशन मेड ड्यूरिंग द वार, ठीक है, और तो इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विदहेल्ड बाय द, फिर जब तक वार खत्म नहीं होती उसकी एप्लीकेशन को रोक दिया जाएगा। दूसरा, when a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. तो उसके जितने माइनर बच्चे हैं वो भी भारतीय नागरिकता खत्म मानी जाएगी, लेकिन जब वो बच्चा 18 का हो जाएगा वो रिज्यूम कर सकता है अपनी भारत की नागरिकता। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो आगे, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलो अब आता है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना यानी खत्म कर देना। अगर किसी ने वॉलंटरली यानी कॉन्शियसली यानी नोइंगली यानी
विदाउट एनी ड्यूरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन। अगर उसने एक्वायर कर लिया किसी और देश की सिटीजनशिप तो हमारे यहाँ की खत्म, ठीक है, ऑटोमेटिक टर्मिनेट्स। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वार। वार में ये भी अप्लाई नहीं करता, ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक है तो नागरिक ही रहेगा, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेप्रीवेशन। इसमें एक नहीं 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, अब ये जबरदस्ती छीन लेना। डेप्रीवेशन का मतलब है कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। पहला, अगर एक इंसान ने फ्रॉड से भारत की नागरिकता पाई है, झूठे दस्तावेज, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देकर, जाली साइंस, जाली कागज। दूसरा, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन कोड की कोड के लिए डिसलॉयल्टी शो की है, ठीक है, कि भारत के संविधान में आस्था नहीं रखी। दूसरा, अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी एलियन ड्यूरिंग अ वार। समझ में आया कि जंग के दौरान दुश्मन देश के लोगों के साथ उसे कम्युनिकेशन रखा या ट्रेडिंग की है। दूसरा, within 5 years after registration or naturalization he has been imprisoned for a crime for more than 2 years। 2 साल या उससे ज्यादा की उसको कैद हो गई है, ठीक है, तब भी। पर ये अप्लाई सिर्फ उन पर होगा 2 बातें, जिसे नागरिकता पाई थी या तो बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, और अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं उसको नागरिकता पाए हुए, तब ये वाली बात अप्लाई होगी, बड़ा क्राइम कर दिया। क्लियर। और आखिरी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली, 7 साल या उससे ज्यादा कंटिन्यूअसली वो भारत से बाहर रहा है। क्लियर, ओके फाइन। ये था मेन टॉपिक। इसके बाद जो आपके सेल्फ स्टडी के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और मेन समझा भी देता हूं मेन, लेकिन पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है। जैसे कि मैं बता चुका हूं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में कि स्विट्जरलैंड हुआ, यूएसए हुआ, ये फेडरल कंट्रीज हैं। यहां पर 2 नागरिकताएं मिलती है, एक सेंटर की और एक स्टेट की। हमारे यहाँ एक ही मिलती है, बता चुका हूं ये पॉइंट, ठीक है जी। और यहां पर कोई भी स्टेट हो सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ सेम मिलेगा, ओके। लेकिन ये इन इंडिया ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन व्हिच दे आर बोर्न और रिजाइड एंजॉय द सेम। आप कहीं के भी हो, सारे सिटीजन्स बराबर हैं। लेकिन इसी कुछ एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे कि आर्टिकल 16 में हम रेजिडेंस को बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मान सकते हैं। समझ में आया। ट्राइबल एरियाज वाले लोगों को स्पेशल राइट्स मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर और लोगों को जाना अलाउड नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी आपको लैंड परचेज करना अलाउड नहीं है। समझ में आया। वहां पे इस तरह से रेजिडेंस कैन बी बेसिस, ठीक है जी। तो स्पेशल प्रिविलेजेस आर्टिकल 16 कई जगह पर देता है। फिर आर्टिकल 15 पर आ जाओ, यहां पर भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ओके। फिर आर्टिकल 19 मैंने अभी बताया, ट्राइबल एरियाज में बाहर के लोगों को जाना अलाउड नहीं है। इवन की रिसर्चर्स को भी अगर जाना है, तो निकोबार आइलैंड कुछ ऐसे हैं जहां पर लोग कपड़े ही नहीं पहनते। कुछ ऐसे भी निकोबारीज हैं जो कि बाहर वालों को देखकर तीर मार के मार देते हैं। समझ में आया। वो आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक है। एक बार हालांकि हमने उनको कुछ कोकोनट्स गिफ्ट किए थे और उनको एक्सेप्ट कर लिए थे वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद से कभी भारत सरकार भी उनको तंग नहीं करती। उनको उनकी ट्राइबल कल्चर में जिंदा रहने का अधिकार है। क्लियर। और आगे चलते हैं। So the island is called North Sentinel. हाँ, सेंटिनलीज बोलते हैं लोगों को। नॉर्थ सेंटिनल वो आइलैंड है। मैंने इसके बारे में सेंसस वाली क्लास में पढ़ाया भी था, ठीक है। और आगे चलते हैं। टिल 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों को भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन अब हमने धारा 370 और आर्टिकल 35A खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, और अब वो स्पेशल स्टेटस अवेलेबल विद द जम्मू कश्मीर पीपल खत्म हो गया। पहले अब वहां की सरकारी नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिल सकती थी, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी इसमें कुछ क्लॉजेस हैं, ठीक है। अभी भी
कुछ स्पेशल प्रिविलेज जम्मू कश्मीर वालों को दिए हुए हैं, ठीक है। ओसीआई मैंने बताया पहले पीआईओ कार्ड देते थे, फिर उसके बाद हमने देना शुरू किया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, कौन देता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन सी कमेटी रिकमेंडेशन पे काम हुआ था? एलएम सिंघवी कमेटी। ओके, ठीक है जी। बस इसमें इतना ही करेंगे, बाकी आप खुद इसको पढ़ेंगे एक बार, ये नोट्स आप सबको प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, इसके साथ ही मैं इस सेशन को यहाँ खत्म करूंगा। ओके, ये जुड़े हुए टॉपिक्स है, पीआईओ और ओसीआई आपको ब्रीफ मैंने समझा दिया। डिटेल में जो कराना था वो था 1955 एक्ट, वो हो गया है। In next session we will start with fundamental rights. Is that point clear? कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? Any question, any query if you want to ask?